सो ट्रीटमेंट में देखें स्टेप 1 में हमने क्या ऐड किया था पेशेंट के लिए सबा। सबसे पहले इनहेल्ड फॉर्म में इसकी एग्जांपल्स देखें, एल्ब्यूटारोल, पेरब्यूटालोल, लेवल्ब्यूटालोल। देन स्टेप 2 में हमने क्या ऐड किया था, लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये आपने देते हो जिसमें बैक्लोमेथाजोन, ब्यूटेसोनाइड है, फ्लूटिकाजोन है और ये देख लें वो मेटासोन है। और ये अल्टरनेटिवली हमारा जो स्टेप 2 पे आता है दैट इज़ कि हम क्रोमेलाइन के साथ नीरोक्रोमिल टू इनहिबिट द मास्ट सेल मीडिएटर रिलीज एंड इओसिनोफिलिक रिक्रूटमेंट, उसके लिए हम क्रोमेलाइन और नीरोक्रोमिल दे दें और थियोफिलीन ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स दे दें, मॉन्टिक्यूलिकास वगैरह। और ये ज़्यादातर जो है ये एटोपिक पेशेंट्स के साथ हम देते हैं। सो ये आपका ऑल्टरनेट ऑप्शन हो जाता है, या तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स दे दें, ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट दे दें। देन स्टेप 3 आता है। स्टेप 3 में वी हैव द लाबा। लाबा ऐड कर देते हो अलॉन्ग विद जो हमने पीछे देखे हैं सबा और ICS उनके साथ। और इनमें जो मेडिकेशंस आती हैं दीज आर द साल्मेटेरोल एंड फॉर्मेटेरोल। देन स्टेप 4 में हम क्या करेंगे कि जो ICS है उसकी डोज इंक्रीज़ कर देंगे इन एडिशन टू लाबा एंड साबा। और एंटी मस्करीनिक, ये याद कर लें स्टेप 4 पे हम एंटी मस्करीनिक ऐड कर देते हैं। जो फर्स्ट स्टेप पे क्या था, सबा था। नेक्स्ट आपका जो बेसिक मैं आपको बता रही हूँ कि वो आपने याद रखना है। सेकंड आपका था जो है लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपने ऐड किए थे मेन। और थर्ड स्टेज में आपने LCS मेन ऐड किया था, लॉन्ग एक्टिंग, और मतलब लाबा। और फोर्थ स्टेज में आपके एंटी मस्करीनिक्स ऐड हो गए हैं और उसकी डोज इंक्रीज़ हो गई है। देन स्टेप 5 में आपने जो है मैलिजुमैब को नहीं भूलना, मे बी एडेड टू द साबा, लाबा एंड ICS, और जिसका IG लेवल ज़्यादा है। एंड स्टेप 6 में आपको पता होगा ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं और ये आप देते हो। लेकिन क्रोनिक प्रेडनिसोलोन जो है ना उसके बहुत से एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स आपके इसके बहुत ज़्यादा हैं। मैंने सेव किए तो दिखाती हूँ। सो ये हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स: ऑस्टियोपोरोसिस, कैटरैक्ट्स, एड्रिनल सेपरेशन एंड फैट रिडिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, एक्नी, हिर्सुटिज्म एंड थिनिंग ऑफ स्किन, स्ट्राइन, इजी ब्रीजिंग। ये आपको पता होंगे साइड इफ़ेक्ट्स, तो ये शुरू हो जाते हैं ना इसके, इस वजह से हम लॉन्ग टर्म पेशेंट को नहीं दे सकते ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो इस वजह से हम ऑल्टरनेटिवली ना ऑप्शंस रखते हैं कि अगर हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं दे सकते तो हम ये वाले एजेंट्स देंगे जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दीज आर द लाबा, देन ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स। इसमें हम देते हैं इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की जगह ये वाले, ठीक है, ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स हैं, मैलिजुमैब वगैरह। देन हमने जो एज़मा के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर मैंने आपको बताया कि उनके अंदर चांस होता है, रिस्क होता है ऑफ द दीज कॉम्प्लिकेशंस, तो फिर हम क्या करते हैं उनको इन्फ्लुएंज़ा और न्यूमोकोकल की वैक्सीन देते हैं। ये वाली जो डेविडसन की बनी हुई है इसको आप जस्ट देख लें, लेकिन जो मैंने आपको दिखाया स्टेप वाला वो ज़्यादा अच्छा था, ये देख लें। देन आता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट स्फीयर एज़मा। अगर आपको आता है कि एक्यूट स्फीयर एज़मा का पेशेंट है, स्टेटस एस्थमेटिकस का पेशेंट है, तो उसके अंदर ये वाली दवाइयाँ जो हैं ये स्टेप डाउन और उसको हमने भूल जाना है। नाउ यू हैव अ पेशेंट इन एमरजेंसी, सो सबसे पहले आप हॉस्पिटल एडमिशन करवाओगे पेशेंट का। देन इनहेल्ड उसको जो है बीटा एगोनिस्ट, ट्रू एगोनिस्ट, मतलब उसी वक्त उसकी जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है उसको एकदम से आपने डायलेट करना है, तो जल्दी से आप उसको इनहेल करवाओगे बीटा 2 एगोनिस्ट, जिसमें वी आर द फर्स्ट लाइन थेरेपी वाया द नेबुलाइजर। मेन स्टेज ऑफ एमरजेंसीज ट्रीटमेंट हैव एन ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ मिनट्स। देन हम पेशेंट को असेस करेंगे रिस्पॉन्स टू द ब्रोंकोडायलेटर्स क्लिनिकली एंड विद द पीक फ्लोज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्यूट एक्सरबेशंस में आपका बेस्ट इनिशियल टेस्ट पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट नहीं होंगे, चेस्ट एक्सरे नहीं होंगे, दैट विल बी योर पीक फ्लोज। Peak expiratory flow is the quickest method of diagnosis in the patients of acute setting, patients in emergency. सो आप जल्दी से उसको क्लिनिकली भी असेस करोगे कि पेशेंट की वो सूरत हाल ठीक हुई है, सांस लिया जा रहा है उससे, और जो है उसकी पीक फ्लोज जल्दी से मेजर करोगे। देन उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दोगे, ट्रेडिशनली गिवन IV इनिशियली बट मे ऑल्सो बी गिवन ऑरली इफ़ गिवन इन द इक्विवेलेंट डोजेस, तो उसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। फिर हम क्या करेंगे, टेपर ऑफ करेंगे IV और ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एकदम से तो हम चिड़वाते नहीं, आपको पता है, हम टेपर ऑफ करेंगे बट ओनली व्हेन क्लिनिकल इंप्रूवमेंट इज सीन। इनिशिएट इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एट द बिगनिंग ऑफ द टेपरिंग schedule.
तो जो है इसको हमने किया, मतलब आईवी जो है उससे हमने शिफ्ट करना है टू द इनहेल्ड। तो हम क्या करेंगे कि उसका टेपरिंग स्केड्यूल जब हमने शुरू किया तो तभी हम उसको इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे फिक्स शिफ्ट करेंगे। थर्ड लाइन एजेंट जो होता है आफ्टर आपका जो है आपके जो मैंने दो बताए बीटा टू अगेनिस्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, उसके बाद तीसरा जो है दैट इज़ थर्ड लाइन ऑप्शन आईवी मैग्नीशियम। इट इज़ नॉट एज इफेक्टिव एज बीटा अगेनिस्ट। मैग्नीशियम हेल्प्स विद द ब्रोंकोस्पैज्म बट ओनली यूज्ड इन द एक्यूट स्फीयर एक्सर्बेशन। हमने कहीं पढ़ी है वो जो स्टेप डाउन अप्रोच वगैरह में मैग्नीशियम? नहीं, इसका मतलब ये यहीं पे यूज़ होगी। दैट हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड टू अबव मेडिकेशंस, मतलब ऊपर हमने एल्ब्यूटारोल भी दे दिया, स्टेरॉइड्स भी दे दिया, ऑक्सीजन भी पेशेंट को दे दिया, पेशेंट की हालत ठीक नहीं हो रही, उसके पीक एक्सपिरेटरी फ्लोज नहीं ठीक हो रहे, उसकी क्लिनिकल हालत ख़राब है अभी तक, तो फिर हम उसको आईवी मैग्नीशियम दे देंगे। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन हम देते हैं, उसकी जो सैचुरेशन है वो 90 to 92% हम रखते हैं। देन एंटीबायोटिक्स, अगर हमें सस्पिशन है कि इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल न्यूमोनिया की वजह से पेशेंट को हुआ है, तो हमने चेस्ट एक्सरे फॉर एग्जांपल करवा लिया और हमें लग रहा है वैसे भी उसके फीवर वगैरह हुआ है, वैसे अस्थमा के पेशेंट में फ़ीवर नहीं होता, अगर उसको फीवर वगैरह हुआ है, हमें लग रहा है कि उसको इन्फेक्शन है, तो वी विल गिव द एंटीबायोटिक्स टू। देन इंट्यूबेशन फॉर द पेशेंट्स इन रेस्पिरेटरी फेलियर और इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर। और रेस्पिरेटरी फेलियर का मैंने आपको बता दिया था रीज़न कि वो उसके रेस्पिरेटरी मसल्स जो है ना एक्सेसरी यूज़ होकर थक जाएंगे, अब उसका रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ जा रहा है। और वो हमें कैसे पता चलेगा, कौन सा टेस्ट से पता चलेगा? ABG से। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ होगा, मतलब मसल्स एग्जॉस्ट हो गए हैं। और अब यू विल डू व्हाट, यू विल, अब उसकी हालत बुरी है, रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ जा रहा है, ऑक्सीजन से काम नहीं चल रहा, तो क्या करोगे, उसको इंट्यूबेट कर दोगे। देन गाइडलाइंस फॉर द ट्रीटमेंट आर बेस्ड ऑन द सेवेरिटी। तो सेवेरिटी भी बेस करेगा हमारा ट्रीटमेंट, हमारा डायग्नोसिस। सो इस तरह से आप इसकी जो है एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ अस्थमा की समझ आई आपने कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना, बीटा टू एगोनिस्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स काम नहीं बन रहा ऑक्सीजन वगैरह से, तो आईवी मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया। उसके बाद हमने जो है उसको इंट्यूबेट कर दिया, अगर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है तो वो कर दें, और फिर बस। ये वाला आपका है इमरजेंसी टेबल फॉर फ्रॉम द डेविडसन। एक्यूट स्फीयर एस्थमा में पीक एक्सपिरेटरी फ्लो वॉल्यूम जो है वो 33 to 50% प्रेडिक्टेड होता है, लेस दैन 200 लीटर पर मिनट। हार्ट रेट उसका 110 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो गया, रेस्पिरेटरी रेट 25 ब्रेथ्स पर मिनट से ज़्यादा हो गया। then inability to complete the sentences in one breath. This is the case of acute severe asthma. Life threatening features ये आपने याद करने हैं कि पीक एक्सपिरेटरी फ्लो वॉल्यूम अगर आपका 100 से भी कम हो रहा है लीटर पर मिनट से, और 33% ऑफ द प्रेडिक्टेड से कम हो गया, मतलब ये वाली जो है इससे कम हो गया, सो लाइफ थ्रेटनिंग फीचर्स है। देन उसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ये आपके MCQs में पूछ सकते हैं, दैट इज़ लेस दैन 92%, और ऑक्सीजन का जो है वो लेस दैन 8 kPa 60 मिलीमीटर मर्करी, स्पेशली इफ़ बीइंग ट्रीटेड विद ऑक्सीजन, मतलब हमने ऑक्सीजन ट्रीट भी किया फिर भी उसका इतना है। नॉर्मल और रेज्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको ABG से पता चलेगा, साइलेंट चेस्ट है। देन साइनोसिस डेवलप होना शुरू हो गया, फीबल रेस्पिरेटरी एफर्ट नहीं कर पा रहा, ब्रेडिकार्डिया अरिथमियाज की तरफ जा रहा है, हाइपोटेंशन की तरफ, एग्जॉस्शन की तरफ, डिलीरियम की तरफ, कोमा की तरफ। सो दिस इज़ लाइफ थ्रेटनिंग फीचर्स ऑफ एस्थमा। जस्ट एक लुक आपकी होनी चाहिए इनके ऊपर। नियर फैटल एस्थमा का मतलब ये कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है एस्थमा के पेशेंट का, दैट इज़ रेज्ड, एंड जो कि आपको ABGs में पता चलेगा, एंड रिक्वायरिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन विद रेज्ड इन्फ्लेशन प्रेशर्स। तो ये आपने टेबल देख लिया, मेरे साथ ही आपने देख लिया, बस इतना ही देखना था। नेक्स्ट देखें, मेजर द पीक एक्सपिरेटरी फ्लो। सबसे पहले आपने मेजर किया अपना पीक एक्सपिरेटरी फ्लो, और ये भी डेविडसन का ही है, कन्वर्ट द पीक एक्सपिरेटरी फ्लो टू द परसेंट बेस्ट और परसेंट प्रिडिक्टेड, वो आपने किया। नेक्स्ट ये है कि आपने जो है वो माइल्ड क्या होगा, माइल्ड में क्या होगा, मतलब ये ना आपका ये है कि पेशेंट को आपने ना घर में रखना है या अस्पताल में दाखिल करना है, तो आप उसका पीक एक्सपिरेटरी फ्लो वॉल्यूम करोगे। आपके पास एक पेशेंट आया अस्थमा का, यू आर गोइंग टू सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने इसको घर भेजना है, किस तरह भेजना है, कैसे मैनेज करना है, ये टेबल आपको बताएगा। माइल्ड केस है, मतलब ये कि 76 से % आपने उसका पीक एक्सपिरेटरी फ्लो वॉल्यूम चेक किया, वो 76% से 100% तक था।
इसका मतलब ये माइल्ड एस्थमा है। तो माइल्ड एस्थमा के पेशेंट के अंदर आप क्या करोगे, डिड पेशेंट रिसीव नेबुलाइज थेरेपी बिफोर पीईएफ रिकॉर्डेड, कि पहले पीएफ से पहले आपने उसको नेबुलाइज कर दिया था तो फिर आप उसका कोई और करोगे, नहीं किया तो आपने इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर देना है और 1 घंटे के लिए वेट करना है, फिर उसको घर भेज देना है। घर भेजा, उसको यूजुअल ट्रीटमेंट मिलेगा, रिटर्न इमीडिएटली वर्स, और फिर अपॉइंटमेंट विद जीपी विद इन 48 आवर्स, ये उसकी मैनेजमेंट होगी। लेकिन अगर उसको आपने नहीं दिया था, फिर आप उसका 30 मिनट तक आपने उसको दे दिया था, वो तो था ना, नहीं दिया था तो फिर आप उसको दे के उसको घर भेज दोगे। अब उसको आपने दे दिया था तो अब आप जो है उसको दोबारा से उसके पीईएफ जो है 30 मिनट बाद चेक करोगे। अगर तो वो 60% से ज़्यादा है तो फिर आप उसको घर भेज दोगे, मतलब ठीक हो गया, पीईएफ एक्सपायरेशन हो रही है बंदे की, सही सांस ले रहा है वो, तो उसको घर भेज दोगे। चेक विद द सीनियर मेडिकल स्टाफ, प्रेडनिसोलोन उसको जो है वो प्रिस्क्राइब करोगे कि 5 दिन के लिए तुमने जो है ना रोज़ाना 40 mg की लेनी है। स्टार्ट और डबल इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, रिटर्न इमीडिएटली वर्स, अपॉइंटमेंट विद जीपी विद इन 48 आवर्स। तो ये समझ आ गई आपको? आ रहा है मेरा? फिर अगर फिर भी आपने जो है वो मैयर किया और 30 मिनट्स के बाद दोबारा से उसका 60% से कम है, फिर आपकी दूसरी वाली मैनेजमेंट होगी। मॉडरेट की क्या है, अगर तो आपको जो है वो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो वॉल्यूम जो है वो आपने चेक किया और वो 51% से लेकर 75% तक था, तो फिर आप उसके ABGs करवाओगे और फिर नेबुलाइज करोगे साल्ब्यूटामोल 5 mg और टेर्ब्यूटालिन, मतलब उसको साल्ब्यूटामोल दोगे, ऑक्सीजन दोगे, प्रेडनिसोलोन दोगे। फिर 30 मिनट के लिए इंतज़ार करोगे और फिर वो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। 60% से ज़्यादा होते घर भेज दिया और वो सारा कुछ, और अगर 60% से कम है तो आप उसकी दूसरी लाइन में चले जाओगे। दूसरी लाइन देखें, आपने किसी की पेशेंट की जो है PEF करवाई और वो 0% से लेकर 50% के दरमियान में, मतलब इतनी कम हो गई थी, तो फिर आप उसके ABGs करवाओगे, नेबुलाइज करोगे, उसको ऑक्सीजन दोगे, प्रेडनिसोलोन दोगे। डोजेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको जो है ना बस आप करोगे, ठीक। फिर क्या है, फिर ये है कि उसको जो है ना IV एक्सेस दोगे, उसका चेस्ट एक्सरे करवाओगे, उसको थियोफाइलिन प्लाज्मा लेवल चेक करवाओगे, उसका प्लाज्मा पोटेशियम लेवल चेक करवाओगे, एडमिट करोगे, एडमिनिस्टर रिपीट साल्ब्यूटामोल 5 mg प्लस इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम के साथ उसको दोगे साल्ब्यूटामोल। कंसिडर कंटिन्यूस साल्ब्यूटामोल नेबुलाइज़र उसको दोगे, देन उसको जो IV मैग्नीशियम सल्फेट दोगे या अमाइनोफाइलिन दोगे और कंटिन्यूस इन्फ्यूजन, और फिर करेक्ट करोगे उसके फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कुछ ना कुछ तो आपको, ये नहीं है कि हर चीज़ समझ आ जाए, अभी कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी कि पीक एक्सपिरेटरी फ़्लो हमने मेजर किया और उसके हिसाब से उसको माइल्ड मॉडरेट सीवियर में डिवाइड किया और हमने देखा उसको किस तरह से 4 चीज़ें तो सब में दी। 4 चीज़ें ये देखें, साल्ब्यूटामोल, ऑक्सीजन, प्रेडनिसोलोन, ये आपकी UQ है कि कौन सी 3-4 चीज़ें हैं जो आपकी मस्ट होती हैं ना हर केस में। तो दैट इज़ साल्ब्यूटामोल, टेर्ब्यूटालिन, ऑक्सीजन, प्रेडनिसोलोन, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ आई कि घर कब भेजना है, हॉस्पिटल कब एडमिट करना है और कब उसको किस तरह से लेके चलना है पेशेंट को। कुछ पिक्चर्स हैं मैंने आपके लिए ऐड की थी, इनको देख लें। सीवियर एज़मा सिम्टम्स हैं, एस्पिरिन इंड्यूस एज़मा है, ये हमने डिस्कस कर लिया है, टेबल डिस्कस कर लिया है। ये कैप्लान की पिक्चर है, इसको देख लें, जस्ट आपको बताया हुआ है। और वीज़ का मैंने बताया हुआ है कि वीज़ इज़ अ म्यूज़िकल साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्सपायरेशन फ्रॉम द नैरोड एयरवेज। ये मोनो हो सकता है, पोली हो सकता है। अगर आपने करना है इसको डेविडसन से तो यह लाइंस हाईलाइटेड हैं, यहाँ से देख लें। पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, ये वाला वो टेबल मैंने आपको डिस्कस करवा दिया था, ये ऊपर वाली लाइंस थी, आगे हो गई, ये आपने कर लेना है। डे टाइम सिम्टम्स, limitations of activities, nocturnal symptoms, need for rescue treatment,
लंग फंक्शंस एक्सेसरबेशन। इससे आपको पता चलेगा कि उसका एज़मा जो है वो कंट्रोल्ड है कि नहीं है या पार्टली कंट्रोल्ड है। तो ये डे टाइम सिम्टम्स अगर उसके कुछ भी नहीं आ रहे तो इसका मतलब कंट्रोल्ड है। अगर एक हफ़्ते में 2 दफ़ा आ रहे हैं तो पार्टली कंट्रोल्ड है। अगर उसकी लिमिटेशंस ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं है, नॉक्टर्नल सिम्टम्स नहीं है, मतलब ये सब कुछ नहीं है ना, वो कंट्रोल्ड है। अगर उनमें से लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटीज़ कोई भी हो रही है, नॉक्टर्नल सिम्टम्स या रात के टाइम उठ जाता है, एक हफ़्ते में 2 दफ़ा जो है, 2 दफ़ा से ज़्यादा उसको रेस्क्यू ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है, या 80% से कम जो है प्रेडिक्टेड और पर्सनल बेस्ट जो है वो है लंग फंक्शन टेस्ट, तो एक्सेसरबेशन जो है वो 1 साल में जो है 1 से ज़्यादा दफ़ा आती है, इसका मतलब उसका पार्टली कंट्रोल्ड है। और अनकंट्रोल्ड में क्या है कि इन सब में से कोई भी 3 फीचर्स ज़्यादा होंगे ऑफ द पार्टली कंट्रोल्ड एज़मा प्रेजेंट इन एनी वीक। और एक हफ़्ते में जो है ना 1 दफ़ा एक्सेसरबेशन आ रही है, इसका मतलब कि एज़मा की बुरी हालत है। इससे आपको पता चलेगा उसके एज़मा की क्या हालत है। इसकी जो हेडिंग्स कर लें आप कि कौन कौन सी हमने जो है ना थेरेपीज़ देनी है पेशेंट को। ये नीचे वाला था, ये वो तरीका है कैसे इस्तेमाल करना है इसको। ये स्टेप 4 है, स्टेप 4 इंडिकेशंस, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप डाउन थेरेपी, इसको रीड कर लें। एक्सेसरबेशन ऑफ एज़मा को हम कर चुके हैं, माइल्ड टू मॉडरेट में क्या करेंगे, और ये वाला टेबल हम कर चुके हैं। इंडिकेशंस फॉर रेजिस्टेड वेंटिलेशन इन स्फीयर एज़मा, कब आप उसको वेंटिलेशन दोगे, ये तब होगे, इस वक्त होगे। यूक्यू डिस्कस कर लेते हैं। एस्थमा का 26 ईयर्स ओल्ड मेल, इस सिनेरियो को हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले रीड कर चुके हैं। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? इट इज़ एस्थमा। हाउ विल यू डायग्नोज दिस कंडीशन? तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन आएगी, देन वी विल हैव द चेस्ट एक्सरे होगा, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स आपको मिल सकते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे जिसमें आपको पीक एक्सपिरेटरी फ्लो वॉल्यूम कब मिलेगा, और इसके अलावा FeV1 की रेशो कम मिलेगी FVC से, और इसके अलावा आप CBC वो भी करवाते हो, ABGs करवाते हो जिसमें आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर देखोगे। CBC करवाओगे तो ये ज़ूनोफिलिया मिलेगा। स्किन टेस्ट करवाओगे, टोटल एंड स्पेसिफिक IG एलर्जन टेस्ट करवाओगे, और मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट करवाओगे, वो जो हमने टेस्ट किए थे वो करवाएंगे। इसके अलावा स्पूटम एग्जामिनेशन कर सकते हैं फॉर द टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द निमोनिया। तो इस तरह से आप लेके चलोगे हिस्ट्री एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ABGs एंड एलर्जिक स्टेटस के लिए 3 चीज़ें आ जाएंगी। मेथाक्लीन चैलेंज टेस्ट होगा और स्पूटम एग्जामिनेशन। देन इसका ट्रीटमेंट उन्होंने पूछा हुआ है, तो 4 ट्रीटमेंट ऑप्शंस आप लिख दोगे कि कौन से जो हैं वो 4 आप दे सकते हो, और ट्रीटमेंट ऑप्शंस जैसे आपने लिखने हैं। देन आता है मिडल एज्ड नाउन एस्थमेटिक लेडी हैज़ presented with worsening attack of chest wheeze along with increasing shortness of breath. She has been admitted to the hospital at least thrice in the past 3 months, requiring in the hospital care for 8 to 10 days each. On examination, she has increased rate of respiration 35 per minute with active accessory muscles of respiration. Her pulse rate is 110 per minute. BP is 90/70 with a paradox of 90/30. FeV1 or FVC ratio is 40, and peak expiratory flow rate is less than 50% for her age and weight. On ABG analysis, her arterial blood oxygen on the room air is 87% with a partial pressure of oxygen of 55 millimeter mercury, and carbon dioxide का pressure 44 बताया हुआ है। Her blood count is normal. Chest X-ray shows hyperinflated lungs with normal markings. So diagnosis इसका क्या होगा? It is actually the acute exacerbation of asthma, status erythematicus. Steps of management for this patient आप लिखोगे। सो इसका जो स्टेप ऑफ मैनेजमेंट आएगा वो आपको अकॉर्डिंग टू द फिगर जो हमने डिस्कस किया था कि पीक एक्सपिरेटरी फ्लो वॉल्यूम की डिपेंड करेगा, और यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि 50% से कम है। इसका मतलब आप उसका जो स्फीयर केस है उसको आप कैसे ट्रीट करोगे वो आप यहाँ पे लिखोगे कि हाउ विल यू ट्रीट दैट। वो हमने जो एक बॉक्स डिस्कस किया था उसको आप यहाँ पे लिखोगे, तो वो आपसे दरअसल पूछा गया है अकॉर्डिंग टू डेविडसन। नेक्स्ट हम अगर बात करें, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऑक्सीजन और हाई डोल्ड इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स हम देंगे, सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, IV माइनोफ्लेन,
IV फ्लूइड्स, पोटेशियम रिप्लेसमेंट, मॉनिटरिंग, काउंसलिंग एंड फॉलोअप। ये तो लिखा हुआ है, लेकिन वो वाला अगर आप उसी तरह लिखोगे ना तो उस तरह ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट होगा। देन ये वाला भी है, यू हैव रिसीव्ड अ पेशेंट of bronchial asthma. For the last 3 days he has been having extremely severe dyspnea, just central cyanosis and drowsy. उन्होंने बता दिया उसको asthma है। अब आपने name the most important test to determine the prognosis and treatment. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जो यहाँ पे आप लिखोगे वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होंगे। बेस्ट इनिशियल टेस्ट इन एक्यूट एक्सर्बेशन क्या होंगे? 2 होंगे, PEF और आर्टीरियल ब्लड गैसेज, और इसके साथ आप चेस्ट एक्सरे लिख सकते हो। मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग। स्पायरोमेट्री विल शो अ डिक्रीज इन रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड टू फॉर FVC। वैसे ये जो हमारा केस होगा ना ब्रोंकियल अस्थमा का, तो इसमें आप ये लिखोगे, मतलब जो है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। अदरवाइज जो एक्यूट एक्सर्बेशन होगी उसमें आपके डिफरेंट हो जाएंगे थोड़े। नेक्स्ट, नेम द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट स्टेप्स इन दिस केस। तो आप जो इसमें मैनेजमेंट लिखोगे ना, मैनेजमेंट स्टेप्स, वो आप स्टेप्स लिखोगे इस केस के, क्योंकि वो सेंट्रल साइनोसिस ड्राउजी में भी जा रही है ना, तो ये थोड़ी सी स्वेयर स्टेट है, तो इसको आप मैनेजमेंट उसी तरह ऑक्सीजन के साथ और इनहेल्ड मतलब इमरजेंसी स्टेट में मैनेज करोगे। ये वाला देख लें, 18 years old गर्ल प्रेजेंट्स द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, अनप्रोडक्टिव कफ है, वीजी है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ट्रिकिया सेंट्रल, परकशन इज रेजोनेंट ऑन बोथ साइड्स, ब्रीदिंग वेसिकुलर, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन, स्कैटर्ड ब्रोंकाई, फ्यू क्रेपिटेशंस। तो ये सारा इसमें जो अनप्रोडक्टिव कफ, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, वीजी है, ये सब कुछ जो है ना ये आपको शो कर रहा है कि इसके अलावा प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन, ये आपको बता रहा है कि यह इस्तेमाल है। इसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ट्रेकिया सेंट्रल होगा तो क्या होगा, और ये सब कुछ मैं किसी में टाइम निकाल के ना आपको बताऊंगी इन चीज़ों का। डायग्नोसिस इसमें क्या होगा? एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ एज़मा होगी ये। 4 इन्वेस्टिगेशंस आप बताओगे, इसमें आप ABGs करवाओगे, चेस्ट एक्सरे करवाओगे और पीक एक्सपिरेटरी फ्लो वॉल्यूम, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्यूट एक्सर्बेशन है तो इस वजह से आप ये 3 चीज़ें जो है वो करवाओगे। और 4 इन्वेस्टिगेशंस में आप एलर्जिक स्टेटस को भी चेक कर लोगे साथ में, तो इस तरह से आप अटैम्प्ट करोगे। देन इज़ द इमीडिएट आउटलाइन ऑफ द मैनेजमेंट। तो इमीडिएट मैनेजमेंट करोगे, जब भी आप इमीडिएट मैनेजमेंट करोगे तो वो आप इस तरह से करोगे। देन उसके बाद आ जाता है आउटलाइन ऑफ मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये देखें, लॉन्ग टर्म कंट्रोल भी उन्होंने लिखी हुई है, जनरल मैनेजमेंट और स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये सारा एज अ होल अगर आप इस तरह से अटैम्प्ट करोगे तो ये ज़्यादा अच्छा है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये वाला डेविडसन का टेबल है, वो भी आप बना सकते हो, और ये लिखोगे कि FEV1 रिड्यूस्ड, FEV2 वाइटल कैपेसिटी रेशो डिक्रीज़ होगी, PEF डिक्रीज़ होगी, और टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि बाहर पेशेंट जो है वो नहीं निकाल पा रहा, अंदर लेके आ रहा है, तो अंदर वाली जो एयर होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि TLC रेज्ड होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अस्थमा।